प्रभा अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश कर उसे घर के कमरे में ले आती है, जहां अंदर आते ही प्रभा की छोटी बहू माधुरी उस कमरे को चारों ओर से देखती है। ये देखकर उसकी सास प्रभा उससे कहती है, क्या हुआ छोटी बहू, क्या देख रही हो? माँ जी, ये कमरा तो बहुत ही छोटा है। खैर, ये बताइए मेरा कमरा कहाँ है? शादी के रीति रिवाजों में मैं इतनी थक गई हूँ कि अब मुझे बस आराम करना है। बहू, यही तेरा कमरा है और यही तेरी जेठानी का भी कमरा है। तुम दोनों इसी में रहना। क्या माँ जी, ये अब कैसी बातें कर रही हैं? मेरी अभी अभी तो शादी हुई है और हम दोनों देरानी जेठानी एक ही कमरे में कैसे रह सकती है? बहू, तुम जानती हो कि हम लोग कितने गरीब हैं और पूरे घर में बस यही एक कमरा है, इसीलिए जो है बस यही है, इसी में गुजारा करना होगा। मैं तो रसोई में चटाई लगाकर सो जाती हूँ। माधुरी मुंह बनाकर बैठ जाती है। शाम को उसकी जेठानी पानी लाकर उसे देती है और कहती है, ये लो माधुरी, तुम्हारे लिए पानी, और कुछ चाहिए तो मुझे कहना। फिर दोनों देवरानी और जेठानी अपने अपने पतियों के साथ एक ही कमरे में सो जाती हैं। कमरे में एक तरफ के बिस्तर पर जेठ जेठानी और दूसरी तरफ देवर देवरानी सो जाते हैं। अचानक आधी रात को माधुरी को गंदी बदबू आती है और उसकी आंख खुल जाती है। ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिल्ली कमरे में पॉटी कर रही हो। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। कुछ देर बाद उसकी जेठानी उठती है और जोर से गैस छोड़ती है। ओहो, तो ये सारा किया धरा इनका है। इन्होंने जरूर मूली के पराठे खाए होंगे। पराठे खाकर अब मेरा जीना मुश्किल कर रही है। ये जेठानी जी एटम बम छोड़ रही है और इन्हें शर्म भी नहीं आ रही है। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो मुझे ऐसी ससुराल मिली? मैंने क्या क्या सोचा था कि मेरी सुहागरात होगी। ऐसा वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं और सुहागरात के दिन मुझे इन सब के साथ सोना पड़ रहा है और ऊपर से ये बदबूदार गैस के गुब्बारे छोड़ रही है। तभी जेठानी की आंख खुल जाती है और वो कहती है, अरे क्या हुआ माधुरी, तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? भाभी, आप इतने जहरीले गैस के गुब्बारे छोड़ रही हैं, भला नींद कैसे आ सकती है? और ऊपर से ये मच्छर कानों में गीत गुनगुना रहे हैं। देखो माधुरी, तुम तो जानती ही हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसे में गैस होना तो आम बात है। चलो अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। माधुरी अपनी किस्मत को कोसते हुए सो जाती है। अगली सुबह माधुरी की मुंह दिखाई की रस्म होती है और मोहल्ले की औरतें आती हैं। अरे वाह, बहू तो बहुत ही सुंदर है, एकदम चांद का टुकड़ा है। छोटी बहू, अब तुम भी बड़ी बहू की तरह जल्दी से खुशखबरी सुना दो। क्या खाक खुशखबरी सुना दूं? शादी के पहले दिन से ही हम दोनों पति पत्नी अपने जेठ जेठानी के कमरे में सो रहे हैं। ऊपर से इन्हें खुशखबरी सुननी है। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है यहाँ। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक रोज जेठानी अपनी माँ से फोन पर बातें कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ माधुरी भी अपनी बहन से बातें कर रही थी, लेकिन एक ही कमरे में होने के कारण दोनों एक दूसरे से फोन पर ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। ओफो, क्या मुसीबत है, अब तो मैं फोन पर भी बात नहीं कर सकती। इतनी परेशान क्यों हो माधुरी? बाहर जाकर आंगन में बात कर लो ना। मैं क्यों जाऊँ आंगन में? आप जाकर बात कर लो ना बाहर धूप में खड़े होकर। ओफो, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। ये कहकर जेठानी रसोई में खाना बनाने चली जाती है और फिर जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि पूरा कमरा बुरी तरह से बिखरा पड़ा है। सारा सामान यहाँ वहाँ है। माधुरी, ये क्या, तुमने सारा कमरा फैला दिया? ये गीला तौलिया मेरे बेड पर क्या कर रहा है? और ये कपड़े इस तरह से क्यों रखे हुए हैं? जेठानी जी, भूलिए मत, ये सिर्फ आपका कमरा नहीं है बल्कि ये मेरा भी कमरा है और मुझे मेरे कमरे में कैसे रहना है ये मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद रोशनी पूरे कमरे को गर्भ अवस्था में भी अकेले ही साफ करती है और इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब रोशनी की डिलीवरी का वक्त पास आ गया था, इसलिए उसकी सास उसकी गोद भराई की रस्म रखती है, जिसके लिए रोशनी शीशे के सामने खड़े होकर तैयार हो रही थी, जिसे देखकर माधुरी कहती है, जेठानी जी, अगर आपका श्रृंगार हो गया हो तो शीशे के आगे से हट जाइए, अब मुझे भी तैयार होना है। माधुरी, गोद भराई तो मेरी है, पहले मुझे अच्छे से तैयार तो होने दो, तुम बाद में हो जाना। ओफो, क्या मुसीबत है, इस घर में हर चीज के साथ मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ती है।
चाहे वो कमरा हो, रसोई हो या फिर शीशा ही क्यों ना हो, हर चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करते करते मैं थक चुकी हूँ। हाँ, तो मैं कौन सा चैन से जी रही हूँ। पहले मैं इतने आराम से अपने कमरे में रहती थी, लेकिन जब से तुम आई हो तो मेरे कमरे का हुलिया ही तुमने बिगाड़ दिया है। पूरा दिन उसे गंदा करके रखती हो। अच्छा, तो ये बात है, क्या सिर्फ वो कमरा आपका है, मेरा नहीं है क्या? जितना हक उस पर आपका है उतना ही मेरा भी है। बातों ही बातों में दोनों की बहसबाजी इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। और इस सब के चलते गलती से माधुरी रोशनी को धक्का दे देती है, जिससे वो पेट के बल गिरने ही वाली थी कि तभी उसका पति सुंदर आकर उसे संभाल लेता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम गिरने से बच गई, नहीं तो आज अनर्थ हो जाता। अगर अभी मेरा बेटा यहाँ नहीं आता तो चोट लगने के कारण इस नन्ही सी जान को न जाने क्या हो सकता था। अरे तुम दोनों अपने बारे में नहीं सोचती तो कम से कम आने वाले बच्चे के बारे में तो सोचो। हाँ, मैं मानती हूँ कि कमरा एक होने के कारण तुम लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग हाथापाई पर उतर आओ। कम से कम तुम लोगों को इतना तो सोचना चाहिए कि अभी हम लोग गरीब हैं तो एक ही कमरे में गुजारा कर सकते हैं। मेरे दोनों बेटे मेहनत कर रहे हैं ना, धीरे धीरे वो कमरा भी बनवा लेंगे। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमसे गलती हो गई, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ माँ जी, मुझे भी माफ कीजिए। आप सब लोग चिंता मत कीजिए, हमने जमीन खरीद ली है और जल्दी ही उसमें 3 कमरे भी बनवा देंगे। हाँ, हमने सोचा था कि घर बनने के बाद आप लोगों को सरप्राइज देंगे, लेकिन अब इतना झगड़ा बढ़ गया है कि हमें बताना ही पड़ा। माँ, अब जल्दी ही हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी। ये सुनकर तीनों सास बहू बहुत खुश होती हैं और दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के साथ घुलना मिलना शुरू कर देती हैं और उनके बीच एक कमरे को लेकर लड़ाई भी खत्म हो जाती है। कुछ दिन बाद उनका नया घर बनकर तैयार हो जाता है और वो सब अलग अलग कमरे में खुशी खुशी रहने लगते हैं।